ये सर की थी। कितने चेक पॉइंट है जो अब तक हमने किए हैं इसमें? सर एक। सेकंड चेक पॉइंट में क्या है? सर मोमेंटम है। मोमेंटम। मोमेंटम नहीं होगा। चलो, टोटल चेक पॉइंट्स कितने हैं चैप्टर में? सर तीन। और थर्ड चेक पॉइंट में क्या दिया हुआ है? कोलिजन। अच्छा, चलिए करते हैं स्टार्ट। कल हम लोगों ने बॉडीज डिस्कस की, जिसमें दो थी, एक रिंग और एक डिस्क। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है हेमिस्फेरिकल शेल और एक सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना। अगर ये कंप्लीट स्फीयर होंगे तो फिर तो पता ही है हम लोगों को, कंप्लीट स्फीयर जो सिमेट्रिकल बॉडी होती है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही आ जाएगा। तो अगर हेमिस्फीयर हुआ, एक बार होलो है एक बार सॉलिड है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा। और इन बॉडीज को डील भी करना है हमें, एलिमेंट्स क्या होंगे उनके ये भी देख लेंगे और आगे भी आएगा दोबारा से। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। शेल मतलब समझते हो ना क्या होता है शेल? शेल क्या होता है? हाँ, हेमिस्फेरिकल हाफ। एक होलो स्फीयर होता है, एक सॉलिड स्फीयर होता है। जैसे होलो मतलब फुटबॉल जैसा कुछ होता है, अंदर कुछ नहीं होता, खाली होता है अंदर से। एक होता है सॉलिड बॉल, एक सॉलिड बॉल होती है अंदर से भरी हुई होती है, उसको बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। एक होलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर को हम लोग शेल भी बोलते हैं, शेल। हेमिस्फीयर मीन्स हाफ है, हाफ स्फीयर है। तो ये शेल है, वैसे कंप्लीट शेल है, होलो है भी। होलो अगर ये है तो उसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, ये हमें पता है। पर अगर ये स्फीयर हाफ हो, जैसे कल हाफ रिंग की बात हुई थी, हाफ डिस्क की बात हुई थी, तो अगर ये होलो स्फीयर हाफ हुआ, हाफ से हमारा मतलब है कि हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये हेमिस्फीयर है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका एलिमेंट क्या होगा। एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट हम लोगों को लेना है। जैसे कल हमने बात की थी, अगर एक रोड बनानी हो तो हम पार्टिकल्स की हेल्प से बना सकते हैं। पार्टिकल इन्हें लाइन अरेंज कर दो, रोड बन जाती है, क्योंकि थिकनेस तो होती नहीं है। अगर हमें रिंग बनानी हो तो किसी एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर पार्टिकल्स को अरेंज करते जाओ, किसी एक पॉइंट से। उस पॉइंट का नाम सेंटर होता है। सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर पार्टिकल्स रखते जाओ, अपने आप एक वो रिंग बन जाएगी। डिस्क बनानी तो रिंग के ऊपर रिंग अरेंज करते जाओ ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स रखते जाओ, तो डिस्क बन जाती है। बिल्कुल उसी पैटर्न में तुम्हें सोचना है और मुझे ये बताना है कि अगर हमें शेल बनाना हो, हेमिस्फेरिकल शेल, कंप्लीट की बात भी कर सकते हैं,
कंप्लीट की बात, कंप्लीट बनाना तो भी कैसे बनाएंगे, एलिमेंट तो दोनों का सेम ही रहेगा। तुम बता सकते हो कि ये अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको, ये शेल है। सर टॉप से छोटे से बड़े रिंग्स रखते जाएंगे। रिंग्स रखते जाएंगे, रिंग से बनेगा ये। और रिंग जो है उनका रेडियस जो है वो सारे कॉन्सेंट्रिक नहीं होंगे इस बार, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स नहीं होंगे, और सबका सेंटर अलग अलग होगा सारे रिंग्स का। और रिंग्स मैक्सिमम रेडियस जो होगा, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, स्फीयर का जो डायमीटर है, या हम बोलेंगे एक्स एक्सिस पर, जब हम रिंग रखते हुए एक्स एक्सिस पर पहुंच जाएंगे तो सबसे बड़ा रिंग होगा, उसका रेडियस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर इटसेल्फ। और बाकी जो सारे रिंग्स हैं उन सब का रेडियस कम होगा। सबसे छोटा रिंग है ना, सबसे स्मॉल रिंग की मैं बात करूँ तो शायद तुम्हें यहाँ दिखाई देगा एक पॉइंट साइज का रिंग, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहाँ पर सबसे छोटा रिंग दिखाई देगा तुम्हें। उसके बाद यहाँ एक रिंग है, थोड़ा नीचे एक रिंग और रख दिया, थोड़ा और नीचे आए तो एक रिंग और रख दिया, थोड़ा और नीचे आए तो एक रिंग और रिंग के नीचे रंग रखते जाओ ऐसे किसी फिक्स पैटर्न में, है ना। तो ये शायद ऐसे रिंग्स बने हुए हैं, रिंग्स के ऊपर रिंग्स रखे हुए हैं, और इनका रेडियस डिक्रीज करने का कोई ना कोई फंक्शन तो है ही। वो फंक्शन हम देख लेंगे कि क्या पैटर्न, किस पैटर्न में ये चेंज होते हैं। तो रिंग्स के ऊपर रिंग्स रखते जाओ ऑफ डिक्रीजिंग रेडियाई, एक्स एक्सिस से रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा रिंग जो है सबसे नीचे है, वो उसके ऊपर आए तो एक और रिंग रखा ऑफ लेसर रेडियाई, उसके और ऊपर आए थोड़ा सा तो एक और रिंग रखा, उसके और ऊपर आए तो एक और रिंग रखा, ऐसे रिंग के ऊपर रिंग रखते गए। तो फाइनली ये एक हेमिस्फेरिकल शेल बन जाता है। तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि शेल का जो एलिमेंट है वो रिंग है, तो रिंग एलिमेंट हमें लेना है। रिंग एलिमेंट देखो मैं कैसे लेता हूँ, यहां से किसी एंगल पर गए हम लोग, किसी एंगल पर थीटा एंगल, और थीटा एंगल पर जाने के बाद यहाँ पर एक थिकनेस की इसका मास कहाँ पर है, मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। शेल की बात करें तो शेल में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर, लीनियर है, एरिया है, या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस। डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो हमें जो रिंग लेनी है उस रिंग का एरिया भी होना चाहिए। जैसे कल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, हमने रिंग ली थी डिस्क के केस में तो उसकी थिकनेस थी, और थिकनेस फिर हमने थिकनेस और लेंथ की हेल्प से हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट किया था। तो आज जो रिंग एज्यूम हम करेंगे, जो एलिमेंट हम लेंगे स्मॉल एलिमेंट, उस स्मॉल एलिमेंट का भी एरिया होना चाहिए, मतलब उसकी भी थिकनेस होनी चाहिए। तो जो ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस आर है देखो, और थिकनेस होगी इसके, ये इसके अलोंग, थिकनेस होगी इसके अलोंग, है ना। ये थिकनेस है देखो, ये थिकनेस है, और थिकनेस जो है, ये थिकनेस सेंटर के ऊपर कुछ एंगल सबटेंड करेगी। द स्मॉल एंगल इज डी थीटा, द स्मॉल एंगल इज डी थीटा। तो बताओगे थिकनेस कितनी होगी रिंग की थिकनेस, थिकनेस ऑफ रिंग आर डी थीटा। आर डी थीटा। थिकनेस ऑफ रिंग इज आर डी थीटा। और यहां पर एक रिंग ले ले, रिंग रिंग यहाँ पर जो रिंग लेंगे उसका रेडियस मुझे बताना कितना होगा। रिंग शायद मुझे ऐसे दिखाई देगी, रिंग अगर मैं देखूं, ठीक है, ये रिंग है, ये वो रिंग है, रिंग जो मैंने ली है, उस रिंग की थिकनेस भी है, इस रिंग की थिकनेस भी है। बनाने की कोशिश करते हैं, रिंग की थिकनेस अगर बन जाती है तो।
रिंग की थिकनेस हो गई ये, थिकनेस पता लग गया ना कितनी थिकनेस है इसकी। ये स्मॉल थिकनेस जो है इसकी आर डी थीटा है। इस रिंग का रेडियस बता सकते हो मुझे, रेडियस ऑफ दिस रिंग, रेडियस ऑफ रिंग कितना होगा? मुझे रेडियस चाहिए, मुझे रेडियस चाहिए इसका। अगर ये रिंग की पोजीशन में बताऊं तो यहाँ पर ये रिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और रिंग का रेडियस जो है आर है, ये आर है। r और cos थीटा। और ये एंगल थीटा है। और स्मॉल एलिमेंट जो है रिंग का, वो स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस रिंग सबटेंड्स एन एंगल ये डी थीटा है, रेडियस आर है, ये ऑब्वियस है। तो थिकनेस ऑफ रिंग तुम्हें पता है कितने? थिकनेस ऑफ एलिमेंट्री रिंग इज आर डी थीटा। रेडियस, रेडियस बताओगे मुझे कितना है रेडियस ऑफ एलिमेंट्री रिंग? d थीटा। रेडियस, रेडियस ऑफ रिंग, थीटा। जो रेड कलर की रिंग है, रेड r कलर की, cos थीटा। आर r कॉस, बाय r cos थीटा। आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। इसको स्मॉल आर लिखेंगे अगर, कि इसका रेडियस जो है आर, जो है ये आर है, आर इज आर कॉस थीटा। मास, मास बताओगे मुझे, मास कितना होगा? मास, मास ऑफ दिस रिंग, मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, मास कितना होगा? डीएम। अच्छा, तुमने मुझे बताया कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका अगर मैं मास लेता हूँ, कंप्लीट मास ऑफ दिस स्फीयर इज कैपिटल एम, मुझे डीएम चाहिए। सरफेस एरिया कितना है इसका? सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल शेल, सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल शेल कितने हैं? 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर एरिया है, उस 2 पाई आर स्क्वायर में जो मास है टोटल, 2 पाई आर स्क्वायर एरिया का जो मास है, दैट मास इज कैपिटल एम। और हमारी जो एलिमेंट्री रिंग है, हमारी जो एलिमेंट्री रिंग है उसका मास मुझे चाहिए। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हमारी एलिमेंट्री रिंग का एरिया कितना है, उस एरिया का कितना मास होगा। यूनिटरी मेथड लगाना चाहता हूं मैं। 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेरिकल शेल का एरिया है, और 2 पाई आर स्क्वायर अगर एरिया है तो उसका मास m है। 1 अगर एरिया है तो मास है उसका m/2 पाई आर स्क्वायर। और जो हमारी एलिमेंट्री रिंग है, उस रिंग का एरिया मुझे पता करना है, डी ए कितना होगा, डी ए, डी ए बताओगे कितना होगा? 2 पाई r cos थीटा r d थीटा। 2 पाई, बिल्कुल कल की तरह से करो, इस रिंग को बाहर निकाल लो, बिल्कुल कल की तरह से, बिल्कुल सही है ये। 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। हाँ, सही है। इस रिंग को बाहर निकालो, रिंग को बाहर निकालोगे तुम्हें रिंग, रिंग की थिकनेस होगी, रिंग की थिकनेस होगी, वो तुम्हें पता है, तुमने बताया मुझे कि थिकनेस ऑफ रिंग इज आर डी थीटा, आर डी थीटा। इस रिंग को बाहर निकालो, इस रिंग को कट कर लो। इस रिंग को कट करने का स्ट्रेट करोगे ना, स्ट्रेट कर दोगे। इस रिंग को कट करने के बाद अगर स्ट्रेट करोगे तो उसकी लेंथ जो होगी, स्ट्रेट लेंथ जो बनेगी उसकी, रिंग की जो लेंथ बनेगी, दैट विल बी 2 पाई आर। और थिकनेस बन जाएगी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहाँ पर, यहाँ कर देता हूँ साइड में, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि रिंग को मैंने बाहर निकाला, चलो तो ये सही है ऐसे ही। 2 पाई आर इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ रिंग इज 2 पाई आर, थिकनेस इज आर डी थीटा। और ये रेक्टेंगल बन जाता है, रेक्टेंगल।
स्मॉल आर मैंने पहले लिखा है, स्मॉल आर इज कैपिटल आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो एरिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया तुम आराम से लिख सकते हो, डी ए इज 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। ठीक है ना, 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दो, आर कॉस थीटा, और आर डी थीटा ऑलरेडी है तो आर स्क्वायर डी थीटा हो गया, ये डी ए आ गया। तो फिर डीएम कितना होगा, डीएम अगर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर है तो मास m है, 1 है तो m बाई 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर डी ए है तो हम लिखेंगे m बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये डीएम आ गया, डीएम इज m कॉस थीटा डी थीटा, ये डीएम आ गया। अगर कोई गलती नहीं हुई है तो ये डीएम है तुम्हारा। मुझे एक चीज और दिखाई दी मुझे ऊपर कि मुझे जो हमने जो हेमिस्फेरिकल शेल लिया है, दिस हेमिस्फेरिकल शेल इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसके अबाउट लगता है तुम्हें? दिस हेमिस्फेरिकल सर शेल y एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सियम एंड जेड जीरो। सीएम इज 0। 3 डायमेंशनल बॉडी है तो हम बोलेंगे एक्सियम 0, जेड सीएम इज 0। सिमेट्रिकल अबाउट वाई है। वाई कोऑर्डिनेट्स का कैलकुलेट करना है हमें, वाई सी एम मुझे चाहिए, वाई सी एम मुझे चाहिए, तो वाई सी एम लिखता हूं मैं, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई, दिस वाई इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्री मास, और टोटल मास हमें पता है कैपिटल एम है। डीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम। वाई मुझे बता दो कितना होगा, वाई जो है, ऊपर चलते हैं, वाई इज सेंटर ऑफ मास, पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्री मास, 2r by pi. 2r by pi। और किसी को कोई आंसर है इसके अलावा? किसी कोई आंसर है? देखिए जो हमारा एलिमेंट है ना, वो रिंग है, और तुमने मुझे जो 2r by pi बताया वो हाफ रिंग का होता है। पहली बात, इस जो रिंग बनी हुई है, जो रिंग मैंने ली है, तुम इसको देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? इस रिंग का सेंटर ऑफ मास, रिंग का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। अगर कंप्लीट रिंग है तो, हाफ रिंग नहीं है जो हमारा एलिमेंट है, हाफ रिंग नहीं है, हमारा एलिमेंट कंप्लीट रिंग है, और कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पर है, अगर तुम दिखाई दे रहे हैं तो ये है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिंग इज द सेंटर ऑफ मास, और उसका पोजीशन वेक्टर मुझे चाहिए, तो y के अलोंग चाहिए मुझे, y डिस्टेंस r sin थीटा। r sin theta. ये चाहिए मुझे, y इज r sin थीटा, इसका y कोऑर्डिनेट है, तो उसको r sin थीटा पुट करता हूँ, y सी m कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ y तो यहाँ लिखना है ना, y इज r sin थीटा, m से m कैंसिल, r कांस्टेंट है मैं बाहर लिख देता हूँ उसको, cos थीटा sin थीटा डी थीटा, और लिमिट मैंने अब तक यूज नहीं की है, लिमिट भी बता दो। सबसे पहली रिंग जो है बेस में होगी, बेस जो है हेमिस्फीयर का जो बेस है, सबसे पहली रिंग वो है, और सबसे आखिरी रिंग है वो टॉप पर पॉइंट होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट होगा आखिरी रिंग, और सबसे बड़ी रिंग जो बेस ऑफ द हेमिस्फीयर है। R2 0। तो जब सबसे बेस रिंग पर अगर हम बात करें तो उस केस में थीटा कितना होगा बेस रिंग में? देखो थीटा वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल थीटा, थीटा की लिमिट पुट करनी है मुझे। बेस रिंग के लिए थीटा कितना होगा? 0. जो फर्स्ट रिंग हम लेंगे बेस रिंग 0, 0। और जो हाईएस्ट 0। रिंग, जो लास्ट रिंग बनेगी इस पूरे स्फीयर में, लास्ट रिंग,
उसका थीटा कितना होगा? π/2। दैट इज पाई बाय 5। 2। इसका इंटीग्रेशन तुमने बहुत बार किया भी है, कैसे किया बताओगे जरा मुझे? साइन थीटा, मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो जाए ना तो फिर सॉल्व नहीं होते, इनको कंप्लीट फंक्शन बनाओ किसी कुछ भी करके। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कुछ होता है शायद, sin 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा होता है, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो। वाई सी आर बाई 2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा क्या? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस 2 थीटा डिवाइड बाय एंगल का डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा 2, तो उससे डिवाइड करेंगे, फ्रॉम 0 टू π/2। माइनस बाहर ले आते हैं और 2 भी बाहर लेके आते हैं, माइनस r/4 cos 2 थीटा, लिमिट पुट ही कर देंगे अब, cos 2 थीटा की जगह π/2 आ गया एक बार, तो माइनस cos 2 टाइम्स ऑफ 0। तो फर्स्ट टर्म है वो हो गई cos पाई, cos पाई माइनस cos 0 माइनस r/4, cos पाई इज -1 माइनस cos 0 इज 1। ये तो सिंपल आ गया, r/2 पर, r/2 हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ज्योमेट्रिकल सेंटर से r/2 हाइट पर हेमिस्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास होता है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। So, टफ तो यस नहीं, सर। टफ यस तो नहीं सर। लगा? तो सेंटर ऑफ मास हेमिस्फेरिकल शेल इज एक्स, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, वाई के लॉन्ग देख रहे हैं ना हम लोग, तो हमारा जो सिस्टम है वो वाई के लॉन्ग है। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट r/2 एंड जेड कोऑर्डिनेट इज 0। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं होलो स्फीयर, था ये होलो था, हेमिस्फीयर था पर होलो था। अब हम सॉलिड हेमिस्फीयर की बात करते हैं। सॉलिड हेमिस्फीयर, मैं तब तक स्टेटमेंट लिखता हूँ और डायग्राम बनाता हूँ, तब तक तुम मुझे ये सोच के बताओ कि अगर तुम्हें एलिमेंट लेना हो तो क्या लोगे एलिमेंट इस केस में? सर डिस्क। डिस्क ऑफ वेरिएबल रेडियाई। यस सर डिस्क। तो हम लोग लिखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r।
हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होगा सॉलिड हेमिस्फीयर का? वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा उसका टोटल वॉल्यूम? 4 नहीं 2/3 2 पाई by 3 pi आर r वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 by 3 pi r cube 2/3 पाई आर क्यूब। अब तुमने मुझे ये बताया है कि इसका जो एलिमेंट होगा वो डिस्क होगी, है ना? बिल्कुल सब कुछ सेम है जो लास्ट टाइम मैं ड्रॉ करता हूँ, तब तक तुम ये सोच करके बताओ मुझे कि जो डिस्क एलिमेंट तुम लोगे, मुझे उसका क्या चाहिए इस बार? पिछली बार तो मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में था, तो मुझे वो रिंग का एरिया लेना पड़ा। मैंने उसको कट किया, बाहर निकाला, स्ट्रेट किया, कुछ यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने लास्ट टाइम देखो ये किया, ये जो किया हुआ है ना, ये उसका एरिया चाहिए था। इस बार जो डिस्क हम लेंगे उसका हमें वॉल्यूम चाहिए। उस वॉल्यूम की हेल्प से हम उस एलिमेंट का डीएम कैलकुलेट कर पाएंगे, मास कैलकुलेट कर पाएंगे, और मास कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग अपनी इक्वेशन यूज करेंगे, जो भी इक्वेशन है। ठीक है, तब तक तुम ये सोच करके बताओ, जो डिस्क तुम कट करोगे उसका उसका रेडियस कितना होगा? अगर वो डिस्क जो है कुछ थीटा एंगल पर मैं लेता हूँ, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका मास कितना होगा, ये सब तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तब तक मैं ड्रॉ करता हूँ। बताइए, कुछ आ रहा है दिमाग में? बताइए। सर वॉल्यूम आ रही है pi r cube cos square theta d theta। नहीं, और कुछ? और किसी ने कुछ किया? तुमने कहा कि डिस्क लेंगे तो डिस्क की थिकनेस होगी ना, डिस्क की Yes. थिकनेस होगी। और डिस्क की थिकनेस कैसे होगी? तुम कैसे देख रहे हो डिस्क की थिकनेस को? अलोंग द सरफेस देख रहे हो या अलोंग वाइड थिकनेस देखोगे उसकी? Along the थिकनेस wall. अलोंग द सरफेस तो थिकनेस नहीं हो सकती उसकी। और डिस्क तुम स्लाइसेस कट करके बाहर निकालोगे, तो उसकी थिकनेस जो है वो वाई के अलोंग देखोगे तुम। एक स्लाइस है, एक स्लाइस फिर नेक्स्ट स्लाइस फिर नेक्स्ट स्लाइस फिर नेक्स्ट स्लाइस, ऐसे देखोगे ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वाई डिस्टेंस ऊपर गया, क्योंकि इसकी थिकनेस वाई के अलोंग है। यहाँ से वाई डिस्टेंस ऊपर गया, और एक डिस्क मैंने ली यहाँ पर डी वाई थिकनेस की, डी वाई थिकनेस। वाई डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद एक डिस्क मैं लेता हूँ और थिकनेस डी वाई, इसकी हाइट वाई है। वाई हाइट पर गए, थिकनेस की अगर बात करें,
ऑफ थिकनेस dy। और अगर मैं इसमें पैरामीटर लेना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये जो डिस्क है ये एंगल थीटा है, ये आर है। रेडियस ऑफ डिस्क, ये रेडियस ऑफ डिस्क है जिसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं। तो स्मॉल आर इज आर कॉस थीटा। जहां ऑब्जेक्शन में बता देना, तुमने बताया था लास्ट टाइम मुझे कि स्मॉल आर जो है वो आर कॉस थीटा होगा। वाई बताओगे मुझे कितना होगा? वाई वाई बताओगे? आर साइन थीटा। वाई इज आर साइन थीटा। डी वाई मुझे चाहिए। अच्छा, वेरिएबल कौन है तुम्हारा? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिस्क के लिए थीटा वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है। किसी कोई डिस्क की हाइट तो 0 पर है, वाई की कोई एक डिस्क तो ऐसी भी जिसकी हाइट 0 है। बेस डिस्क जो है उसकी हाइट कितनी है, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? जो बेस डिस्क है उसके लिए तो वाई 0 है, और जो टॉप मोस्ट डिस्क है उसका वाई कितना है? उसके लिए वाई की वैल्यू क्या होगी? रेडियस आर। रेडियस के इक्वल। तो वाई वेरिएबल है और थीटा भी सबके लिए अलग अलग आएगा। फॉर बेस डिस्क थीटा इज 0 एंड फॉर टॉप मोस्ट डिस्क थीटा इज 90 डिग्री। देन dy कितना होगा? dy is a differentiation of y with respect to the another parameter which is variable। तो यहाँ वेरिएबल जो मुझे राइट हैंड साइड पर क्या दिखाई दे रहा है? वेरिएबल क्या है y में? इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? y वेरिएबल है। डिफरेंट डिफरेंट डिस्क के लिए y की वैल्यू अलग अलग होगी और थीटा की वैल्यू भी अलग अलग होगी। फॉर बेस डिस्क थीटा इज 0 एंड फॉर टॉप मोस्ट डिस्क थीटा इज 90 डिग्री। तो dy बाई डी थीटा मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ से। dy बाई डी थीटा इज आर कॉस थीटा। तुम्हें पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा, तो यहाँ से मेरे पास dy भी आ जाता है, इसकी जरूरत मुझे पड़ने वाली है। dy इज आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है इतना? Yes, sir. अब मुझे इस डिस्क का वॉल्यूम चाहिए। तुमने जो डिस्क कट करके बाहर निकाली है ना, इसका वॉल्यूम मुझे चाहिए। बताओगे वॉल्यूम कितने है? इस डिस्क को मैं बाहर निकाल लूं, इसकी थिकनेस तुम्हें दिखाई दे रही है। अरे डिस्क जो है तुम उसको बाहर निकालो, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम चाहिए मुझे इस डिस्क का। डिस्क की Pi शेप r cube cos cube d theta. पाई R cube cos cube d theta. ठीक है। पाई आर क्यूब ना, पाई आर स्क्वायर आर डी थीटा है ना, आर कॉस थीटा, पाई आर क्यूब। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वॉल्यूम कैसे किया बताओ जरा हमें। सिलेंडर मान लिया pi r square। ये डिस्क को जब तुम बाहर निकालोगे तो तुम्हें सिलेंडर दिखाई देगी। डिस्क की शेप जो है सिलेंड्रिकल है, और इसका जो बेस एरिया है डीवी में लिखना चाहता हूँ, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया ऑफ दिस डिस्क इज पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज डी वाई। सही लिखा है ये है डीवी, ये डीवी है, सही है ये। बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर डी वाई है, और एरिया ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर। तो डी वाई तुम्हारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर में देखूं तो आर स्मॉल आर की वैल्यू ये है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। डी वाई इज आर कॉस थीटा। तो डीवी जो है, डीवी इज पाई आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा वी थीटा। ये डीवी है। डीवी अगर आगे तो मास भी तुम बता सकते हो, फिर मास कितना होगा? डीएम बताओगे? शाबाश मुझे। डीएम सर 3/2 m cos cube थीटा d थीटा। 3/2। 3/2। तो मास देखो 2/3 इसका पूरा वॉल्यूम है, कंप्लीट हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है, जो
सॉलिड हेमिस्फीयर हमें दिया हुआ है, 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम का जो मास है दैट इज एम, 1 के लिए m/2/3 पाई आर क्यूब, और हमारा जो वॉल्यूम है, हमारा जो एलिमेंट है, एलिमेंट का वॉल्यूम जो पाई आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा है। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो तुमने मुझे बताया 3/2 m कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ये डीएम आ गया। ऑब्वियसली मुझे इस बार भी वाई सी एम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स सी एम और जेड सी एम जीरो होंगे, डीएम वाई और टोटल मास कैपिटल एम। वाई इज द डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट हमारा क्या है यहाँ पर, एलिमेंट हमारा डिस्क है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए इस कैलकुलेट करने के लिए। वाई जो है यहाँ पर एलिमेंट्री मास के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, बताओ कि कितना होगा। डीएम तो हम ले आए थे, 3/2 m cos cube theta d theta is dm, and y coordinate बताओ कितना आ रहा है, इस y coordinate is r sin theta, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है उस एलिमेंट का सेंटर जो है वही सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज r sin theta, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इट इज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, एम से एम कैंसिल, तो वाई सी एम जो होता है वो 3/2 आर, ये बाहर आ जाते हैं, और cos क्यूब थीटा डी थीटा, एंड थीटा इज वेरिंग फ्रॉम, सबसे जो पहली डिस्क है शायद वो बेस डिस्क है, आएगा क्या, sin थीटा भी आएगा ना, cos क्यूब थीटा sin थीटा d थीटा। अच्छा अच्छा, साइन थीटा, थीटा की लिमिट बताओ मुझे, थीटा फॉर बेस डिस्क, थीटा इज 0 0 0. base disk, theta is 0, and for the last disk that will be at the pi topmost by point of 2 the sphere, and 90 pi by 2. theta for that disk will be pi/2, cos cube theta sin theta d theta, theta is varying from 0 to pi/2, and YCM of the sphere will be 3/2 r। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, कर सकते हो इंटीग्रेशन, वो स्टार्टिंग के 1 महीने मैथ्स इसलिए पढ़ा जाता है, कभी कभी आ जाता है, तुम्हें ऐसा लगे सर ये मैथ्स कहाँ से आ गया, हमें तो पता ही नहीं, बताओ। नहीं पता क्या, हमने कभी ऐसे भी किया था, देखो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसमें सर दिखाई इसको देगा। u मतलब x या कुछ मान के करें। हाँ देखो, फंक्शन के एक पार्ट में उसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे जाए, दूसरा पार्ट कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तुम कॉस को कुछ पुट कर लो, या साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, पर साइन की यहाँ सिंगल ही पावर है, तो मुझे कॉस को पुट करना चाहिए, तो मैं कॉस को कुछ यूज कर लेता हूँ, कॉस थीटा इज टी, तो फिर डी टी बाई डी थीटा होगा कितना, माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो यहाँ से आता है कि साइन थीटा डी थीटा इज माइनस डी टी, और इस साइन थीटा डी थीटा देखो ये रहा, इट्स कंप्लीट वैल्यू ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज माइनस डी टी, एंड कॉस क्यूब थीटा इज टी क्यूब, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस टी क्यूब कॉस क्यूब थीटा टी क्यूब, और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू माइनस डी टी।
3/2r, माइनस में बाहर ले आता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब dt माइनस 3/2r, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी पावर 4/4, टी पावर 4/4 एंड टी, चलो -3, एक मिनट, नैन्सी, नैन्सी है क्या? -4 को बाहर ले आओ, 3/8r, और टी को वापस पुट करो, टी क्या था? टी तो हमारा cos थीटा था, cos पावर 4 थीटा, एंड लिमिट फॉर थीटा इज 0 to π/2, लिमिट्स पुट कर लो, -3/8r cos पावर 4 एंगल π/2 माइनस cos पावर 4 एंगल 0। cos π/2 पता है कितना होता है? cos π/2 सर 0 0 पावर 4 एंड cos 0 is 1, 1 minus 3/8r and 0 minus 1 is 3/8r। ये YCM आ गया, ये YCM है। और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर is x coordinate 0, y coordinate is 3/8r and z coordinate 0। चलिए ये था जो मुझे बताने थे 4 केस, ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी है, तुम चाहो तो और भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 केस और रहते हैं पर वो तुम्हें कभी यूज नहीं होंगे, ना तुमसे कभी पूछे जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से प्रैक्टिस करो और तुम उसका आंसर मुझे निकाल करके बताओ, है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो कोन एंड सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो कोन एंड सॉलिड कोन, जो उसका रेडियस है कोन का वो r है और हाइट h है, तो तुम्हें खुद से करना है ये ना, मेरे को सेंड करना, करने के बाद और कोशिश करना कि तुम्हें कहीं और से ना देखना पड़े, खुद से करना। बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें सोचना है ना, कि क्या क्या वहाँ पर एलिमेंट होगा, और फिर ज्योमेट्री यूज करके तुम्हें कैलकुलेट करना है। और अगर तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और तब भी नहीं होगा, और फिर तुम कहोगे सर हमें समझना ही है, तो मैं बताऊंगा, और तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे और तुम्हें समझना भी नहीं है, तो फिर मेरा डिस्कशन का कोई मतलब बनता नहीं है ना। ये ऑन डिमांड हो सकता है, वो भी तुम प्रैक्टिस करोगे तब अच्छे से उसके बाद। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो कोन एंड सॉलिड कोन, ये होमवर्क है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया, मेरे अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो गया। अब मोशन में आते हैं कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, या मोमेंटम कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं, वो हम पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। तो अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। कुछ कल डाउट तो नहीं आए तुम्हारे कोई कल? यस सर। सर आए थे। आए थे तो डाउट बोल दो पहले, तब आगे चलेंगे। डाउट बोलो। सर एक मिनट। सर फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी तुम्हें, मेरे पास बुक नहीं है ये व्हाट्सएप कर दो। हाँ जी बोलो। In carbon monoxide molecules, the carbon and the oxygen atoms are separated by distance 1.2 into 10 to the power minus 10 meter
The distance of the center of mass from the carbon atom is कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है? monoxide. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है तुम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर शायद लीनियर होता है, ये है ना, ऐसे ऐसे रहता है ये, यही ना, या कुछ एंगल रहता है, ऐसे रहता है क्या? नो सर, डाइऑक्साइड तो लीनियर ही होता है। लीनियर है। हाँ तो उसमें क्या पूछा गया? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम। सर लेकिन क्वेश्चन में तो मोनोऑक्साइड दिया है। तभी मैं कहूँ कि इसका तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही आ जाएगा, तभी तो मतलब इसका भी यहीं पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, जीरो डिस्टेंस पर। मोनोऑक्साइड का कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी लीनियर होता है, वो तो किसी भी शेप में वो लीनियर दिखाई देगा, वो कहीं भी हो जाए ऑक्सीजन। ये देखो ये है ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ऑक्सीजन, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है पता नहीं क्या होता है, जो भी कुछ है, मतलब एक मॉलिक्यूल हमारा ये है, एक एटम हमारा ये है कार्बन, और एक ये ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है फ्रॉम कार्बन एटम। तो हम एक के ऊपर, किसी एक मास के ऊपर अपना ओरिजिन ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए, वाई कोऑर्डिनेट तो उसका 0, ये एक्स एक्सिस है, वाई तो 0 है, एक्स कितना है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस, जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इज, जो भी कुछ दिया हुआ है, डी 0, और y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गए, यहाँ पर सिर्फ x कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है, एक्सियम एक्सियम m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, एक्सियम इज m1 मास ऑफ कार्बन जो भी है, x1 x1 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कार्बन एटम, कितना है वो? 0। 0, तो ये तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, इस कंप्लीट फर्स्ट टर्म इज 0, ठीक है ना? m2 m2 मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इनटू x2 x2 मतलब पोजीशन ऑफ दैट एटम इज, यहाँ से x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट एटम इज d, तो डी m नॉट d बाय m1 मतलब मास ऑफ कार्बन एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो तुम्हारा आंसर है m नॉट मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस mc प्लस m नॉट। समझ में आ गया क्या? वैल्यूज पुट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि यही? फिर ऑप्शंस कुछ और ही गिवन है। मतलब वो तो न्यूमरल्स में होगा ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा जो वैल्यूज दे रखी हैं, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओगे मुझे कितना होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 16 ऑक्सीजन, ग्राम। 16 ग्राम। और कोई कुछ बताएगा 16 ग्राम के अलावा? ग्राम कितना? 16 ग्राम। 16 ग्राम, सबका यही आंसर है, किसी का अलग भी है? सबको पता है मतलब 16 ग्राम है, या कुछ यस बता रहे सर। हैं? सबको पता है ना? और कमाल की बात है सबका गलत है। हमेशा कहता है कि एटम 16 पर AMU। AMU, 16 AMU, ये क्या होता है? 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये सही है 16 AMU। अच्छा, वो जो 16 ग्राम मास तुमने बताया ना, वो भी सही है, पर वो किसके लिए? वो इतने पार्टिकल्स का है, इतने पार्टिकल्स का मास है, वो कितने पार्टिकल्स का, क्या लिखा है मैंने ये? 6.602। वो इतने इतने पार्टिकल्स का मास होता है, मुझे एक का चाहिए ना, मुझे तो एक का चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं? हालांकि तुम्हारा आंसर गलती से सही आता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एन ए कैंसिल होने वाला है यहाँ पर। यस सर। एम मास ऑफ कार्बन एटम, क्या लिखोगे? 12 ग्राम जो मास है ना, वो 12 ग्राम इतने पार्टिकल्स का मास होता है, एक का चाहिए मुझे, है ना? प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16 बाई एन ए, फिर से एन ए सारे कैंसिल हो गए, हालांकि गलती से भी सही आता आंसर 12 प्लस 16, 16 बाई 28 डी, 4 बाई 7, डी की वैल्यू है शायद 1.2 ना,
डी 1.2 10⁻⁻10। अब ठीक है क्या? और आगे कैलकुलेट करूं? और भी करना है कैलकुलेट। एक्सीएम इज 0.6 और 42 हो गया और बचे 6 ना, तो 6 हो गया तो 5 नहीं, 6 बच गए तो 8 एंड 5। अब ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट डाउट बताओ तुम्हारा क्या है, समझ में सर एक कितना बार डाउट? 10th एग्जांपल बता दो। स्टेटमेंट बोल दो ना, मैं डालता हूँ नंबर। A small disc of radius 2 centimeter हाँ जी, is cut from a disc of radius 6 centimeter. If the distance between their center is 3.2 centimeter, what is the shift in the center of mass of the disc? देखिए सेंटर है और ये बिगर डिस्क है, बिगर डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स यहाँ से 3.2, ये कंप्लीट रेडियस जो है वो, ये कंप्लीट रेडियस जो है 6 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 6 है, ये 6 है। तो 3 कहीं यहाँ पर आएगा, 3 का मिड पॉइंट होगा 3.2, मतलब यहाँ कहीं, यहाँ पर इस पॉइंट को 3.2 डिस्टेंस पर एक और डिस्क का सेंटर है यहाँ पर, ये 3.2। तो ये साइड जो है, ये जो साइड है, ये बताओ कितनी बची हुई है और ये कितनी है, ये साइड्स बता दो मुझे। ये 3.2 है और ये 2.8 है, ठीक है ना, टोटली 6, ठीक है। और इस पॉइंट P को सेंटर मान करके एक डिस्क कट कर लिया है, डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 मतलब यहाँ कहीं आएगा और यहाँ तक, ये 2 सेंटीमीटर का एक डिस्क कट कर लिया। मैं इसको हटा दूं, सबको कोई जरूरत नहीं है इसकी, एक बार दिखाना था बस ये। अब इस डिस्क में से इसको सेंटर मान करके, ये सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क है C1 और ये C2 है, यहाँ से एक 2 सेंटीमीटर का डिस्क जो है वो कट कर लिया। ये केविटी है, ये खाली पार्ट है, ये कट करके बाहर निकाल लिया, यहाँ पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये तुमने बाहर निकाला हुआ ये जो है ये केविटी। Before removing of disc, सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास C1. C1 पर होगा। मैं उससे कोऑर्डिनेट लेता हूँ, कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, ठीक है ना। अब आफ्टर बिगर डिस्क के डिस्क से 2 सेंटीमीटर का डिस्क कट करने के बाद सेंटर ऑफ मास मुझे पता करना है कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एक्सियम, क्या था हमने कहा था कि जब कट करके बाहर निकालते हैं ना, तो इस पूरी डिस्क को वैसे की वैसा रहने दो, पूरी डिस्क को,
और इसको इसको अलग, इसको एक नेगेटिव मास, नेगेटिव संख्या पुट कर देना, जो कट करके बाहर निकालते उसको माइनस कर देना। तो मान लेता हूँ इसका मास जो है वो m है, स्मॉल m, और इस कंप्लीट डिस्क का मास, कंप्लीट डिस्क का मास, कंप्लीट मास ऑफ डिस्क वो कैपिटल एम है। पर वैसे ही तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना एरिया से, क्योंकि तो लेमिन है, ये तो एक प्लेन है, और प्लेन को तो हम एरिया से भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका एरिया ले लेते हैं, फिर एरिया की जरूरत पड़ेगी हमें। इसका पूरा एरिया ले लेते हैं कैपिटल ए, इसका एरिया ले लेते हैं स्मॉल ए, और कैपिटल ए स्मॉल ए तुम्हें पता है कितना है ना, रेडियस तुम्हें दिया हुआ तो एरिया आ ही जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्ससीएम इज a1 x1 प्लस a2 x2 बाय a1 प्लस a2। कट करके बाहर निकाला तो माइनस पुट कर देना। a1 मतलब क्या, बिगर डिस्क, बताओ कि एरिया कितना है बिगर डिस्क का, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बिगर डिस्क बताओगे कितने, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बिगर डिस्क इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉलर डिस्क 3.2 नहीं इट इज, माइनस ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ कि ये डी है, कितना है डी है, और डी इज 3.2 दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 3.2, तो ये डी हो गया। तो मैं यहाँ पर पुट करूँ a2, एरिया बताओगे मुझे कितना लेंगे, a2 कितना होगा, a2 इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, उसका जो रेडियस है वो पुट कर दो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि कट करके बाहर निकाला था ना, तो मैंने कहा जब कट करके बाहर निकालो तो उसके एरिया या मास के सामने नेगेटिव साइन लगा दो, उसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करो। तो यहां पर जो आएगा नेगेटिव साइन डिवाइड बाय a1 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये एक्सियम है, एक्सियम प्राइम ले लेते हैं इसको, जैसे एक्सियम प्राइम नया जो सिस्टम है हमारा उसका, तो फर्स्ट टर्म इज 0 माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डी बाय पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर डी बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्सियम प्राइम, आर वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू, आर इज 2 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में पुट कर देते हैं कुछ भी, तो आंसर भी तुम्हारा सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो 2 एंड 6 एंड 3.2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो वैल्यूज पुट करते हैं, स्मॉल आर इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, डी इज 3.2, आर इज 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 4। तो ये 30 डिनोमीटर 32 है, ऊपर 4 भी है और 32 ये भी है, तो 4/10 इज माइनस 0.4। तो अब जो सेंटर ऑफ मास है वो माइनस साइन के साथ आया 0.4, मतलब नेगेटिव साइन, मतलब लेफ्ट साइड में चला गया सेंटर ऑफ मास। अगर मैं उसको मार्क करूं इसी में, तो सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ना, एक मिनट रुको, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का। शिफ्ट हो गया नहीं, पहले तो सेंटर पर था, अब शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट कितना, पहले 0 पर था, अब माइनस 0.4 पर है, तो कितना शिफ्ट हुआ है, 0.4 सेंटीमीटर, किस तरफ, लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट साइड। और टुवर्ड्स सर राइट की तरफ नहीं होगा, यस सर, हाँ, फिर हमारा नेगेटिव क्यों आ गया, कैविटी राइट की साइड होगी सर। नहीं मतलब जो भी इधर भी कैविटी है, तो कहीं गलती तो हुई है। एक मिनट,
सर जब हमने वो कैविटी का जब एक्स कोऑर्डिनेट लिखा था तो -3.2 नहीं आना चाहिए था। हाँ -3.2 आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, नेगेटिव साइड है ना वो। अब ठीक है, तो ये हो गया +0.4। एक्स सी एम जो है +0.4, और ये जो है सेंटर ऑफ मास राइट साइड में शिफ्ट कर गया यहाँ पर। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, पहले यहाँ पर था, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर था, अब यहाँ पर आ गया। तो बताओ शिफ्ट कितना हुआ है? शिफ्ट 0.4 towards positive x-axis. शिफ्ट 0.4 सेंटीमीटर on the other side of cavity, away from the cavity लिख देते हैं ना, away from the cavity। ठीक है, तो ये एक तो क्वेश्चन मैं भी करवाना चाहता हूँ, कल कराऊंगा, पहले आने के बाद पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मोशन पर चलते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। जैसे तुम लोगों ने देखा है कि 3 टॉपिक हैं, उनमें से एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल दो या मोमेंटम कंजर्वेशन बोल दो, ये ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट में कोलिजन है, कोलिजन लास्ट में करेंगे। मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ये अच्छी एप्लीकेशन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अभी तक जो था ना वो सब कुछ रेस्ट पर था, तो हमें मोशन से डील नहीं करना पड़ा, हमें फोर्स वेलोसिटी से डील नहीं करना पड़ा। हमें कोई बॉडी रखी हुई है, पार्टिकल रखी हुई है, रखा हुआ है, या कोई बॉडी रखी हुई है, तो उसका उसका सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया। मैथमेटिक्स तो थोड़ा लगा होगा तुम्हें ज़्यादा है, पर कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था। कल का जो टॉपिक है वो उसमें कंसेप्ट ज़्यादा लगेगा, वेलोसिटी आएगी, फोर्स आएगा, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, तो कल मोशन स्टार्ट करते हैं। एक आध क्वेश्चन जो मैं करवाना चाहता हूँ वो, या तुम्हारे डाउट हैं वो कल देखेंगे। आज क्लास ओवर करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank